चलो ओके। अभी इस हिस्ट्री में आप लोगों को सेंटेंस फ्रेमिंग सीखना है, क्योंकि हिस्ट्री में लिख रहे हो तो जो तुम लिखना चाह रहे हो वो तुम लिख नहीं पा रहे हो, समझ आई? तो ऐसा नहीं है, जो आप ये नहीं कि मैं स्कूल में भी जो लिखा जा रहा है वो भी सही लिखा जा रहा है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। सेंटेंस तो बनना चाहिए ना मीनिंगफुल, वो नहीं हो पा रहा। हिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं चल पाता, और ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत चल भी जाता है। हिस्ट्री में तो एक अच्छे सेंटेंस चाहिए, नहीं तो उसकी मीनिंग निकलती नहीं है। ठीक है, अब देखो ना, अब हम लोग कहाँ पहुँच गए? बुक लाए हो? बुक है ना दोनों के पास? ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है? बताओ, इंटीरियर एंगल का फार्मूला बताओ। एक्सटीरियर का बताओ। एक्सटीरियर का बताइए। 360 अपॉन एन, और इंटीरियर का भी बताइए। n minus 2 into 180 upon n। सही है, चलो ना आप देखो, दैट इज दो फार्मूले आपको बताए गए हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर का। इंटीरियर एंगल तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाई एन। और लवलेस एक्सटीरियर एंगल का बताओ। 180 अरे 360 तो पता है ना, सही है। चलिए ना, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्या? Yes sir। नाउ इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन? फिफ्थ देखो, फिफ्थ का है, कह रहा है कि जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, यही फार्मूला लगाओ। तो एक्सटीरियर एंगल कह रहा है क्या कोई एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है? तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे? 22 डिग्री और 360 डिग्री अपॉन एन, तो एन यहाँ आ जाएगा और क्या हो जाएगा बोलो? 22 डिग्री इंटू एन, और वहाँ क्या आ जाएगा? तो बताओ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब इसको वहाँ ले लो, 360 डिग्री बाई 22, दोनों को 2 से कट करो, डिग्री से पहले डिग्री हटाओ, 2 से कट करो 11 आएगा, 2 से ऊपर कट करो, 2 1 is 2, 2 8 are 16, तो n की वैल्यू आ गई है 180 बाई 11। क्या 11 से डिविजिबल है 180? होता नहीं है डिविजन। तो एज n इज इन फ्रैक्शन, क्या कोई भी नंबर ऑफ साइड्स फ्रैक्शन में हो सकती है? क्या किसी पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड 3.5 होगी? पॉलीगन या 3 साइडेड होगा या 4 साइडेड होगा या 5 साइडेड, इंटीजर होगा, कि फ्रैक्शन में भी हो सकता है। क्या तुम ऐसा कहोगे कि इस पॉलीगन में 5.5 साइड्स हैं? ऐसे बोल पाओगे क्या? तो इस तरीके से यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई है? अगर आप वैसे भी निकालना चाहो यहाँ भी छोड़ सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। 11 1 is 11 और देखो 70, 11 6 जा 66, तो 4 बच गया। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 16 तो पूरा पूरा आ गया और जो रिमेनिंग है वो ऊपर लिखा जाता है और 11 अपनी जगह आ जाता है। तो फ्रैक्शन हुआ कि नहीं? जो पूरा है वो यहाँ लिखो, जिससे डिवाइड करिए तो अपनी जगह आएगा, जो बचा है वो ऊपर लिख दो। तो इसको क्या लिखोगे? दैट इज नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, सो 22 डिग्री कैन नॉट बी एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्या लिखोगे बोलो? नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, so 22 degree cannot be exterior angle of any polygon। अब इसी का बी पार्ट भी कह रहा है। अब कह रहा है अच्छा ठीक है,
क्या ये इंटीरियर हो सकता है? चलो एक्सटीरियर नहीं, वह इंटीरियर ही बता दो। कह रहा 22 डिग्री क्या इंटीरियर तो हो सकता है, तो उसका भी देख लेते हैं। एक्सटीरियर तो नहीं हो सकता, तो ये फार्मूला। इंटीरियर का क्या फार्मूला है? दैट इज n-2 into 180 डिवाइडेड बाई, तो इसकी जगह 22 लिखो। दैट इज n-2 into 180 by n। वही फार्मूला लगाएं कि n का इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 22 डिग्री इंटू n, वहाँ क्या होगा बोलो? n-2 है और इंटू 180। जब किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है नवलेश? इसका इसमें भी मल्टीप्लाई, माइनस में लगा इसका इसमें भी, चाहे पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं, तो कम्यूट करता है ना। करो उसका मल्टीप्लाई, 180 का जरा n में करो, 180 डिग्री n, और उसका 2 में भी करो, 360 डिग्री। ये कितना है? 22 डिग्री n। ये चीज इधर ले आओ, वो उधर ले जाओ, तो क्या होगा? जो चीज निगेटिव है वो इधर आके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और ये 22 डिग्री n, तो बताओ 180, जैसे तुम 4x में से 3x घटाते हो तो क्या बचता है? x। इसमें से इसमें से इसे हटाओ, 180 में से जरा 22 तो सब्ट्रैक्ट करो, तो कितना होगा? 8, और यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 2 गया 5, तो ये 158 n हो गया। 360 डिग्री कितना हो गया? 158 डिग्री n। लेकिन अब n की हमें वैल्यू चाहिए, तो n के लिए क्या करोगे? 360 डिग्री अपॉन 158 डिग्री, डिग्री से डिग्री गई, दोनों को 2 से कट करो, तो 2 से ऊपर कट होगा तो प्रत्युष कितना बचेगा? कट करो, 2 1 is 2, 1 बच गया तो 16 है 180, और 2 से अब नीचे कट करो, तो 2 7 या 14, और 2 9, तो कितना आ गया बोलो? 180 by 79। तुमको क्या लगता है प्रत्युष, क्या ये एक इंटीजर बनेगा कि फ्रैक्शन होगा? क्योंकि 79 आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, और नहीं तो ज्यादा करना जैसा आपके स्कूल में कराया गया हो, तो ये 2 टाइम्स जाएगा। जरा मल्टीप्लाई करके लिखो, 2 9 जा 18 और 2 7 जा 14, तो 15 कितना बचेगा? 10 कैरी करो, तो 2 और 7 में से तो 22 आया, 2 तो फुल है तो 2 फुल हो गया, 79 नीचे अपनी जगह आएगा, बचा कितना? 22। तो n की वैल्यू एक फ्रैक्शन में आई है, तो क्या किसी नंबर ऑफ साइड्स फ्रैक्शन में हो सकती हैं? नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, सो 22 डिग्री कैन नॉट बी इंटीरियर एंगल। देखो, नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, so 22 degree can not be इंटीरियर एंगल। इसे नोट करो, पहले तो नोट करो, इम्पोर्टेंट है, फिर आगे बढ़ो।
किसी का फोन आ रहा है क्या? कितना हो गया? अब देखो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। कितने तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं? ना देखिए quadrilaterals, type of quadrilaterals। तो पहला हो सकता है ट्रेपेजियम। हाँ बेटा, अभी 4:10 पे मैं मैसेज करूंगा, 4:10 पे निकलना। अगर उस समय बारिश नहीं हो रही होगी तो फिर क्लास होगी। आपके उधर हो रही है तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, और फिर अगर होगी क्लास तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना गूगल मीट। ओके, तो अब देखिए फ्लो चार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये 3 तरीके के होते हैं। एक तो ट्रेपीजियम, अदर इज पैरेललोग्राम, और तीसरा काइट। देखो ट्रेपीजियम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite sides parallel। quadrilateral whose one pair of opposite sides parallel,
उसे क्या कहेंगे, ऐसा समझो एक साइड ये पैरेलल है तो ये ट्रेपीजियम, तो उसमें क्या किसके पैरेलल, देखो जरा ए बी सी डी, तो प्रत्युष कौन सी साइड किसके पैरेलल है बताओ, ए बी इज पैरेलल टू, सही है, तो ये ट्रेपीजियम हुआ। अब देखिए ट्रेपीजियम में भी एक आइसोसलीस ट्रेपीजियम होता है, वैसे यहां देखोगे तो ये इसके इक्वल नहीं है, इक्वल कोई किसी के इक्वल नहीं है, इक्वल होने का कोई मतलब नहीं है, पैरेलल होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये इसके पैरेलल हो जाए तो जैसे तुम आइसोसलीस ट्रायंगल समझते हो वैसे आइसोसलीस ट्रेपीजियम भी हो सकता है। सो इट्स वन टाइप इज, इसके आगे लिख लो, इसका एक और कौन सा है, इट्स वन टाइप इज आइसोसलीस ट्रेपीजियम। तो उसमें लवलेस क्या हो जाएगा बताओ, ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, ये दो, ये नॉन पैरेलल, क्या पैरेलल दिख रही है तुमको, नहीं दिख रही ना, ये इक्वल, वन साइड पैरेलल, वन अपोजिट साइड एंड वन नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल, उसको क्या नाम दिया जाएगा बोलो, आइसोसलीस ट्रेपीजियम। सो दैट इज ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, और बोलो ए डी किसके इक्वल है, बी सी, ये इसके इक्वल और ये इसके पैरेलल, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, आइसोसलीस ट्रेपीजियम। अदरवाइज ट्रेपीजियम तो आपको खूब पता है। अब आगे देखो, अदर इज पैरेललोग्राम, व्हाट डज इट मीन बाय पैरेललोग्राम, इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, ऐसा, दैट इज ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ए डी किसके पैरेलल है, बोलो, ए डी किसके पैरेलल है, बी सी, both pair of opposite sides parallel, ये चीज हो गई। अब तीसरी चीज देखो, साइड किसे कहेंगे, देखो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, एडजेसेंट साइड्स, सही है, तो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, ऐसी चीज है। अब आगे की बात देखें, अगर मान लीजिए जो पैरेललोग्राम है वो दो चीज हो सकता है, ये तो हमने बता दिया पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अगर ऑल साइड्स इक्वल हो जाए तो क्या होगा, बोलो, मान लीजिए ऐसा हो, सभी साइड्स इक्वल हो जाए, पैरेलल तो हैं लेकिन सभी इक्वल हो जाए, तो उसको क्या नाम दोगे, अच्छा कह रहे, रोम्बस। और अगर पैरेललोग्राम में ऑल एंगल 90 हो जाए तो क्या करोगे, पैरेललोग्राम है लेकिन ऑल एंगल 90, तब क्या है, रेक्टेंगल, ऑल एंगल 90, ऑल साइड्स इक्वल, ए पैरेललोग्राम whose all sides are equal is called rhombus। और ये क्या है, a parallelogram whose all angles are 90 degree। वैसे तो एक 90 हो जाने से भी रेक्टेंगल कहलाता है, लेकिन एक के 90 होने से फिर सारे 90 हो जाएंगे। whose all angles are right angle 90 degree। और इसमें क्या है, अब पैरेललोग्राम उसे क्या कहेंगे, that is called rectangle, it is, ये रेक्टेंगल हो गया,
इसकी डेफिनेशन लिखो। अ पैरेललोग्राम whose one angle is 90 डिग्री। एक के 90 होने से अभी मैं प्रूव करूंगा कि सारे 90 हो जाते हैं। एक 90 होगा तो सब 90 हो जाएगा, सही है। और इसमें क्या लिखोगे? अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal, उसको रोम्बस कहेंगे। अच्छा, एक स्क्वायर में क्या चीज होती होगी बताओ? क्या उसकी सब साइड्स इक्वल होती हैं कि उसके सारे एंगल 90 होते हैं? सारे एंगल भी 90 होते हैं तो सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं, इसलिए रोम्बस का एक टाइप भी स्क्वायर हुआ और रेक्टेंगल का भी एक टाइप, ये दोनों का टाइप है। स्क्वायर क्या है बताओ? दोनों का ही टाइप हो गया, ये भी हो गया और ये भी। तो स्क्वायर इज आल्सो ए। स्क्वायर का कैसा शेप होता है? ऐसा। इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री। ठीक है, तो इस चीज को लिखो। अब देखिए, ये तो फ्लो चार्ट हो गया, इतना बना लिया है। अब देखिए, दैट इज ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री। आपको यही फ्लो चार्ट बनाना है ना, करके दिखाओ। ये लो, क्वेश्चन क्या कहा गया है कि इज इट पॉसिबल दैट 22 डिग्री कैन बी इंटीरियर एंगल। इस चीज को फिर से समझो। फिफ्थ का बी, तो फिफ्थ का बी क्या कह रहा है? इंटीरियर एंगल का पहले तो फार्मूला समझो, क्या होता है जब फार्मूला ठीक 180 डिग्री और बाई एन, ये सही होगा तो आधा काम हो जाएगा। यहाँ लिखो 22 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखोगे बोलो? 180 का एन में भी मल्टीप्लाई 180 का 2 में, तो एक तो 180 डिग्री एन हो जाएगा, 2 में करो 360 हो जाएगा। ये वाला अब ये चीज क्या है और नीचे एन है, बोलो सही है। मल्टीप्लाई भी कर दिया, इसकी जगह नहीं दिया और ये से लिखे, सही है। एन कहाँ जाएगा? तो 180 डिग्री एन और माइनस 360 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। इसे यहाँ ले लो, उसे वहाँ ले लो, तो 360 डिग्री इट इज इक्वल टू 160 डिग्री एन और ये चीज माइनस में जाएगी। तो बोलो ये कितना आता है? अभी किया था, और ये कितना आया? 360 डिग्री। ये अब यहाँ ले लो, तो बताओ 360 डिग्री अपॉन 158 डिग्री, सही है। डिग्री से डिग्री कटा, 2 से कट करो, ऊपर कितना आएगा? 180। 2 से इसे कट करो 79, तो 180 डिग्री बाई 79, इतने पे भी छोड़ सकते हो। तो क्या लिखोगे? एज एन इज इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में आ गया, तो इसलिए सो 22 डिग्री कैन नॉट बी, ये क्या नहीं हो सकता? इंटीरियर एंगल। अब देखो एक और सवाल दिया, 6 अभी किया नहीं है,
कह रहा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किसके लिए हो सकता है, कितना होगा। तो देखो मिनिमम इंटीरियर एंगल किसके लिए होगा, ये दोनों ट्रायंगल के लिए होगा फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसके लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे छोटा पॉलीगन कौन होता है, 3 साइड, सबसे छोटा कि 3 साइड तो चाहिए और इसका जो एंगल होगा वो मिनिमम है, फिर तो बढ़ता ही चला जाएगा। इसका वैसे एंगल होता है कितना है, 60 डिग्री। इसके अगले वाले का कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल का, और उससे अगले वाले का 72, तो बढ़ता ही जा रहा है। तो मिनिमम किसके लिए पाया गया, ट्रायंगल के लिए। अच्छा इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला भी बताओ, बताइए अभी बताइए। हाँ बोलो। हाँ अपॉन एन। तो अब ट्रायंगल के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 3 माइनस 2 इंटू 180/3। तो 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 इंटू 180/3। 3 से कट करो, 3 6 या 18। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना आ गया, यहाँ तक प्रत्यु समझ आएगा। अब वो कह रहा है मैक्सिमम एक्सटीरियर, अगर यही तुम्हारा मिनिमम हो गया तो क्या ये चीज बढ़ नहीं जाएगी, क्या मैक्सिमम नहीं हो जाएगी। तो जिसके लिए इंटीरियर एंगल मिनिमम है, ये जितना छोटा हो जाए उतना ही ये बड़ा हो जाए। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल भी ट्रायंगल के लिए ही होगा। तो बी पार्ट क्या कह रहा है, देखो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज आल्सो किसके लिए, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब इसमें क्या करें, इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, 3, और एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होगा, 360 डिग्री अपॉन n। लेकिन n की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखो इसमें, 360/3। तो 3 से कट करने पे क्या आएगा, 3 1 is 3, 3 2 is 6, so that is 120 डिग्री। तो अब एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया, इट इज 120। आपको 5th का भी करना है, ये भी आप कर नहीं पाए थे। 5th का भी करिए और 6th का ए भी करो। 6th समझ में आ गया है, कुछ नहीं, दोनों फार्मूला लगा के इनकी वैल्यू डालनी है बस।